हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, कक्षा 10 गणित में हम लोग द्विघात समीकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें प्रश्नावली है 4.1। इसमें से कुछ सवाल हम करा चुके हैं और जो सवाल शेष है आज उनको हम हल कराएंगे। तो आइए इसको देखते हैं। जो सवाल है इसके आगे वो 5वां नंबर है। इस तरह के सवाल दिए गए हैं और इसमें कहा गया है कि आप इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। इस तरह का सवाल है और इसमें कहा गया है द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए। हल नहीं करना है, केवल इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या है ये, कैसे इसको हम लिखेंगे। बहुत ही सरल है। देखिए इसमें है क्या, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड है, इसको हम हल करा रहे हैं। 5वें के पहला को मतलब हल कराएंगे यहाँ पर, तो आप लोग ध्यान से समझिए। ये क्या कर रहा है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, मतलब यह एक आयताकार भूखंड है। ऐसे आयताकार है। अच्छा, आयताकार है तो आपको इतनी जानकारी होगी कि इसमें लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। तो लंबाई ये है और चौड़ाई ये है। जैसा कि इसमें कहा है हम उसी तरह मानेंगे। देखिए, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। आगे का क्या कहा है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। अर्थात लंबाई की तुलना किससे की गई है, चौड़ाई से। लंबाई की तुलना किससे की गई है, चौड़ाई से की गई है। तो कह क्या रहा है कि जो लंबाई है ये चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसका मतलब है कि हमको यहाँ चौड़ाई मानना पड़ेगा। जब चौड़ाई मान लेंगे तो उसी का 2 गुना करके 1 अधिक कर देंगे तो क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी। तो यहाँ हम लिखेंगे माना चौड़ाई क्या है, चौड़ाई आप मान लीजिए x, माना चौड़ाई क्या है, x है। तो ये आ गया x मीटर। तब लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई के लिए इसमें कहा है कि लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से, अर्थात ये चौड़ाई है जिसका आप कितना गुना करेंगे, 2 गुना। गुना मतलब गुना कर दो, तो 2 गुना हो गया। अभी 2 गुने से क्या है, 1 अधिक है, तो 1 क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे। बात समझ में आ गई। कहा है सवाल में कि लंबाई इसकी क्या है, चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। और हमने चौड़ाई को क्या माना है, x मीटर। चौड़ाई को हमने क्या माना है, x मीटर माना है। तो जब यह x मीटर हो गया तो लंबाई के बारे में क्या कहा गया, 2 गुना कीजिए इसका, चौड़ाई का 2 गुना कीजिए। मैंने चौड़ाई का 2 गुना कर दिया। अब 2 गुने से काम नहीं चलेगा, 1 अधिक, तो 2 गुने में मैंने 1 को क्या किया, जोड़ दिया। तो इस प्रकार से ये क्या आ गई, लंबाई। तो लंबाई चौड़ाई आ गई। आगे सवाल में क्या कहा है, क्षेत्रफल दिया गया है। देखिए, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 है ना। यहां लिखिए क्षेत्रफल, या यहां लिख लीजिए आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या दिया है, 528। जितना दिया है उसको लिख लीजिए, इतना दे दिया है। आगे अब देखो, आयताकार भूखंड है और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी को नहीं पता है, एकदम सरल चीज, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बताओ ना, कहे एजुकेशन में हो तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई क्या है यहाँ पर 2x + 1 और चौड़ाई क्या है x। तो लंबाई गुणित चौड़ाई, अब बराबर क्या है ये 528। कोई दिक्कत, लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर ही क्या दिया गया, 528। अब इसका गुणा कर लो x का, x का गुणा यहां करेंगे तो 2x² अब प्लस x गुणा 1 में कीजिए तो x। ये 528 इधर लाइए तो -528, अब बराबर क्या बचा, तो अब बताइए द्विघात के रूप में आया कि नहीं आया। तो यही आंसर है। सवाल में हल नहीं करना है, सीधे कहा था क्या कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखिए, तो हमने इसको लिख दिया। ठीक,
तो इसे नोट कीजिए आप लोग, मिटा करके तब फिर दूसरा सवाल देखें जल्द से जल्द। ठीक, मिटा दे, अब तो कर लेंगे ना। यस सर। अब अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल, अगले सवाल में क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टेड सवाल होते हैं, थोड़ा सा एक बार सोचना प्रारंभ कर दीजिए आप लोग, बस हो गया। बहुत ही आनंद आता है इस तरह के सवाल हल करने में। जैसे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, पुराने लोग हैं, कुछ कटबैठी सवाल पूछते हैं ना, कुछ बता देंगे यहाँ से ये हुआ इतना हुआ, तो बताओ ये कितना हुआ। ऐसा सवाल पूछते हैं कि हमने 100 का नोट दिया, जाओ फुटकर कराओ, इतने मतलब इतने रुपए का इतना सिक्का होना चाहिए, इतने रुपए का इतना सिक्का होना चाहिए, इस तरह का सवाल आता है, जिसको आप लोग कटबैठी सवाल कहते हो। तो वो क्या है ना, यही सब है। इसको ध्यान से समझो तो क्या है, कोई व्यक्ति आपके सामने आकर कह दे कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए हमें पहले द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा। इस सवाल में पहले ही कहा है कि जितनी भी यहाँ पे सवाल दिए गए हैं, इन सब का आपको केवल द्विघात समीकरण बनाना। तो द्विघात समीकरण बनाइए। दो क्रमागत कहता है, अब बताइए क्रमागत कैसे आता है, जैसे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद, मतलब ये सब क्या है, क्रम से है ना। क्रम से संख्या हमको कब मिलती है, जब दी गई संख्या में हम एक जोड़ देते हैं। अर्थात देखिए, जैसे अगर हमको एक पता है, हम कह दें कि क्रम से क्रमागत, इसके बाद वाली संख्या क्या होगी, इसके बाद वाली, इसके बाद, कैसे आ रहा है, हर बार आप एक जोड़ते चले जाओ, एक जोड़ते चले जाओ, तो क्रम से संख्या मिलती कि नहीं मिलती है। तो क्रमागत संख्या निकालने के लिए हमको दी गई संख्या में क्या करना पड़ता है, एक जोड़ना पड़ता है। दी गई संख्या में उसकी क्रमागत संख्या अगर हमको निकालना है तो हम एक जोड़ देंगे। तो अब भाई हम 1 2 3 4 ये तो मान नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अचर है ना, इनको माना नहीं जा सकता, ये क्लियर है। लेकिन इसमें क्या कहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दो क्रमागत दिया है लेकिन संख्या नहीं दिया गया कि क्रमागत है कौन कौन, उसको तो ज्ञात करना है। पूर्णांकों क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां हम मानेंगे, यहां क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक पूर्णांक मान लीजिए आप x है, माना ये दूसरा वाला हम सॉल्व करा रहे हैं, माना एक पूर्णांक क्या मान लेंगे, x है, एक पूर्णांक बराबर क्या है, x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, इसी में एक जोड़ देंगे, इसी में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। माना एक पूर्णांक x है, तब दूसरा पूर्णांक, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1। अभी अभी हमने बताया कि जब क्रमागत निकालना होता है तो दी गई संख्या में हम क्या करते हैं, एक जोड़ देते हैं। हमने उस पूर्णांक को क्या माना, x, तो इसके आगे वाली क्रम से आगे वाली संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1, ठीक है ना। तो ये दो पूर्णांक निकल कर आ गए, एक ये और एक ये। अब प्रश्न में क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306। प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल मतलब x गुणित x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। अब इसका गुणा कर दीजिए, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x, ये वाला इधर लाइए, माइनस 306 बराबर क्या आ गया, देख लीजिए द्विघात समीकरण बना कि नहीं बना। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, ज्यादा तो नहीं समझ में आ रहा है, मतलब ज्यादा ना समझ में आए तो कम भी ना समझ में आए, कम से कम जितना समझा रहे हो उतना समझ में आए। ठीक, लिखो जल्दी से नोट करो आप लोग, फिर अगला सवाल देखें।
ये सब सवाल तो केवल मौखिक आप देख करके मतलब दिमाग में ऐसे ही रख सकते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं, इतना सरल है। मिटाएं? चलिए ये 2 सवाल हो चुके हैं, इनको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं ऐसे। देखिए ये आयु वाले सवाल हैं, उम्र से संबंधित। अच्छा अपने से बताइए आप लोग, जैसे अगर आज आपकी उम्र 15 वर्ष है, आज के डेट में मतलब वर्तमान में आपकी उम्र कितना है? 15 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20 वर्ष। इसका मतलब 5 आप क्या किए हो? जोड़ दिए हो ना वर्तमान में। अगर मैं कहूं कि 3 वर्ष पहले कितना हो जाएगी? 18। 3 वर्ष पहले 18, आज 15 है, 3 वर्ष पहले 18। क्या बात है, एक से बढ़कर एक वीर बैठे हुए हैं। मतलब कि 3 वर्ष पहले, जब पहले की बात आए तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। आज 15 है, आज वर्तमान उम्र कितना है? 15। 3 वर्ष पहले 12 वर्ष और 5 वर्ष बाद 20 वर्ष। मतलब ये ध्यान रखना, जब बाद की वर्तमान से तुलना, वर्तमान से मैं देख रहा हूं, वर्तमान से अगर बाद में जाना है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। बाद में जाना है क्या करेंगे? जोड़ेंगे। जितने वर्ष बाद की उम्र पूछे, और पहले की अगर पूछे तो घटाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? तो यहाँ सवाल में क्या दिया है? रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अंग्रेजी में पढ़े हो कि नहीं? टेंस वगैरह पढ़े हो? यहाँ क्या है? बड़ी है। रहा है, रही है, रहे हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया है, रखा है, ये सब क्या है? प्रेजेंट में आता है नहीं आता है? वर्तमान में है ना। तो इस समय वो बड़ी है। तो यहां आप इस वाक्य से समझ सकते हैं, यहां है दिया गया है, इससे आप समझ सकते हैं कि ये वर्तमान उम्र दी गई है। क्या दी गई है? वर्तमान। तो यहां किससे तुलना की गई है? देखो, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, अर्थात रोहन की माँ की उम्र की तुलना किससे की गई है? रोहन की उम्र से। तो हम ऐसा करेंगे कि यहां मान लेंगे, माना रोहन की आयु क्या है? माना रोहन की आयु क्या है? x वर्ष। यहां लिखो, तीसरा है माना रोहन की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष है। तब रोहन की मां की आयु, तब रोहन की मां की आयु क्या हो जाएगी? बताओ, उससे कितना बड़ी है? 26 वर्ष, अर्थात x प्लस 26 वर्ष। तब रोहन की मां की आयु x प्लस 26 वर्ष होगी। कितना होगी? ठीक है ना? प्रश्नानुसार प्रश्न यही कहा है ना कि वर्तमान आयु कितना है रोहन की? x। तो रोहन की मां की आयु x प्लस 26 वर्ष, ये मिल गया। आगे देखो, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद जो उनकी आयु होगी उसका मैं अगर गुणा करूंगा तो गुणनफल कितना आएगा? 360। तो पहले ये दिमाग लगाना होगा कि 3 वर्ष बाद की उम्र हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद, आज से, वर्तमान से 3 वर्ष बाद केवल रोहन की आयु बढ़ेगी कि उसकी मां की भी बढ़ेगी? दोनों की बढ़ेगी ना। तो यहां हम लिखेंगे, देखो ये दोनों क्या है? वर्तमान आयु है। लेकिन सवाल वाले ने क्या कहा? सवाल वाले ने कहा है कि 3 वर्ष बाद जब इनका गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, पहले 3 वर्ष बाद की उम्र निकालते हैं, 3 वर्ष बाद की आयु निकालते हैं। तो यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, एक एक स्टेप समझिए बढ़िया से। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या हो जाएगी? आज x है,
आज कितना है x है, 3 वर्ष बाद कितना होगा x प्लस 3। बताए हैं ना, पहले बता दिए कि बाद की आयु अगर निकालना है तो जोड़ देते हैं, अब पहले की निकालना है तो घटा देते हैं। किसमें से? वर्तमान में से। तो वर्तमान आज रोहन की आयु कितना है? x वर्ष है ना, x वर्ष। और 3 वर्ष बाद अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे? x प्लस 3 वर्ष। 3 वर्ष बाद रोहन की आयु x प्लस 3 वर्ष होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, जब रोहन की आयु होगी तो इसकी माँ की भी आयु 3 वर्ष क्या होगी? बढ़ जाएगी। यहां लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की माँ की आयु। आज कितना है? वर्तमान में कितना है? x प्लस 26। इसमें कितना जोड़ देंगे? 3, तो कितना हो जाएगा? 29। इतना वर्ष। बात समझ में आ गई? प्रश्नानुसार प्रश्न कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो आयु होगी, 3 वर्ष बाद जो आयु होगी दोनों की, रोहन की और रोहन की माँ की, तो उसका गुणनफल कितना होगा? 360। तो प्रश्नानुसार 3 वर्ष बाद रोहन की आयु है x प्लस 3 और रोहन की माँ की आयु कितना है? x प्लस 29। यही है ना? इन दोनों का क्या हुआ? गुणा हो गया। ये गुणा कितना होगा? 360। बताओ, किसी की दिक्कत? किसी की समस्या तो नहीं हो रही है? समझ में आ रही ना? ठीक, आगे देखिए। अब गुणा कर दीजिए, x का गुणा x में करेंगे तो x स्क्वायर, यहाँ करेंगे तो 29x हो जाएगा ना। अब इसका करो 3 का 3x, यहां करो कितना हो जाएगा? बताओ, पहाड़ा याद है? बहुत जल्दी बता लिए। देख कर ही बता रहे हो या अपने से कर रहे हो? अरे भाई, जिनको नहीं आए एक एक अलग अलग कर लिया करो। 3 नमा 27 के साथ हासिल लगा 4 2। अच्छा, 3 दूनी अच्छा 2, तो ऐसे भी बता सकते हो। बराबर कितना है? 360। अब यहाँ देखो x स्क्वायर, ये 29x है, यहाँ कितना है? 3x। x है ना, तो जुड़ जाएगा, जोड़ दो। 29 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 32x। 29x और 3x जुड़कर कितना हुआ? 32x। अब प्लस यहाँ क्या है? 27। ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 360 बराबर 0। एक स्टेप और हल कर लो। x स्क्वायर 32x, यहाँ देखो ये बड़ी संख्या है तो इसका चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है? माइनस, तो माइनस लगेगा। इससे एक उधार लो 10। 10 में 7 गया 3, यहाँ कितना बचा? 5। इससे उधार लगे 15। 15 में से 8 गया 7। ये एक उधार दे दिया, कितना बचा है? 2। अब बराबर 0। ये बताओ द्विघात समीकरण के रूप में आया? यही आंसर है। केवल द्विघात समीकरण बनाना है, आपको हल नहीं करना है। केवल द्विघात समीकरण के रूप में ले आओ। अगर आप इसको हल कर दोगे ना, इसको हल कर दोगे तो एकदम एग्जैक्ट उत्तर आ जाएगा कि रोहन की आयु कितना है और रोहन की माँ की आयु कितना है। कब? जब इसको हल करेंगे तब। और हल करने का तरीका, हल करने का नियम अगली प्रश्नावली में बताया जाएगा। अभी तो केवल आप द्विघात समीकरण सीख रहे हो। ठीक, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट करो। यही एक काम तो ऐसा है जो जल्दी किया जा सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन नोट करना समझ में जरूर आया कि नोट करना है। तो सवाल तो किताब में दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। इसको मिटाएं? यहाँ मिटा दे रहे हैं। हो गया, मिटा दें? अगला सवाल क्या है? अगला सवाल अगले सवाल में क्या? देखिए, एक रेलगाड़ी
480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। सोचो पहले, चाल अगर कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा कि चाल जब अधिक हो जाएगी तब समय ज्यादा लगेगा? जब कम हो जाएगी हाँ, चाल जब कम हो जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा, इसीलिए यहाँ पे चाल कम कर दिया गया है। तो पहले हम मान लेते हैं, माना इसकी चाल x है। क्या मान ले? चाल तो यहाँ दिया नहीं है, तो हम मान लेते हैं माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी की चाल कितना है? x किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा ये 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में माना t समय लेती है। कितना मानेंगे? t समय। तो रेलगाड़ी की चाल हमने x मान लिया, दूरी इतना दी गई है, और उसके बाद क्या है, चाल को थोड़ा सा इधर उधर बदल दिया। क्या बदल दिया? कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया गया। तब क्या है? तब समय 3 घंटा अधिक लगता है। तब जो समय लगा वो क्या हो गया? 3 घंटा अधिक हो गया। तो बताइए, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तब 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। 480 किलोमीटर जाने में लगा समय मान लो t है। तो t बराबर क्या हो जाएगा? आप बताइए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। सूत्र देखो यहां पर, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा, समय यहां आ गया, चाल यहां, तो क्या बना? दूरी बटे चाल। तो समय बराबर होता है सूत्र दूरी बटे चाल। और दूरी कितना है? 480। अब बटे चाल क्या है? x। बात समझ में आ गई? मतलब कि जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको 480 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है वो कितना लगता है? 480 बटे x। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहां लिखेंगे, जब रेलगाड़ी की चाल, जैसा सवाल कहे वैसा करते चले जाओ। जब रेलगाड़ी की चाल क्या है? जब रेलगाड़ी की चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम। 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कम है। तो कम कर दो ना। जब रेलगाड़ी की चाल कितना है? x माइनस 8 कर दो। भाई आप x माने हो। और सवाल क्या कर रहा है? सवाल कर रहा है कि यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो हमने क्या मान लिया? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब 480 किलोमीटर जाने में लगा समय। किलोमीटर जाने में लगा समय अब क्या हो जाएगा? मान लो ये समय है t2। समय क्या मान लें? t2। समय अलग लगेगा ना, और सूत्र वही रहेगा क्या? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है? 480। और चाल अब क्या माने हो? x माइनस 8। समझ में आई बात? मतलब जब चाल x था तो समय लगा था t1 लगा था। क्या लगा था? t1। और जब चाल x माइनस 8 है तब समय क्या लगा? t2। प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न ये कर रहा है कि जो t2 है t1 से 3 घंटा अधिक है। अब मतलब चाल कम होने में जो समय लगा वो समय ज्यादा है ना। अभी आप लोगों ने बताया कि जब चाल कम हो जाती है तो समय ज्यादा लगता है। तो यहाँ पे चाल क्या है? कम है। भाई यहाँ x है, लेकिन यहाँ क्या है? x माइनस 8 है। x में से कम हुआ है ना।
तो समय क्या कहते हैं, चाल कम है तो समय ज्यादा, और चाल अधिक है तो समय कम। तो इसका मतलब कि यहाँ T2 अधिक है और T1 क्या है, कम है। अब प्रश्न के अनुसार T2 कितना अधिक है, 3 घंटा। पहले जो समय लगा था उससे कितना अधिक है, 3 घंटा। ध्यान लिखेंगे प्रश्नानुसार ये जो T2 है ये T1 से कितना अधिक है, 3 घंटा। तो मतलब T1 में हम 3 क्या करेंगे, जोड़ देंगे। कोई दिक्कत, मान रखो ये आ जाएगा 480 बटे x माइनस, भाई T2 का मान है ना, बराबर यहाँ T1 का मान क्या है, 480 बटे x, और प्लस यहाँ पे क्या है, कितना बन गया, किसी को दिक्कत समझ में आ रहा है नहीं, बटा 1 मान लो यहाँ। अब इसका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, x, x से x कट गया 480, अब प्लस यहाँ 1 का भाग देंगे कितना ही बार जाएगा, क्या हो जाएगा 3x, ये आ जाएगा 480 बटे x माइनस 1। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को। अब आगे हल करना क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे। तो अगर कहें आप लोग तो हम सवाल को यहाँ पे मिटा दें, जो सवाल लिखा गया है सवाल को मिटा दें कि लिखा रहने दे, सवाल को किताब में है सवाल ना, देख लीजिएगा। ठीक, देखिए यहां पर समझिए इसको, ऐसे समझो, तिर्यक गुणा कर दीजिए। इसका हम तिर्यक क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। इसका गुणा यहां करेंगे कितना आ जाएगा, 480 x, इसका गुणा करेंगे। अब इसका करो, कैसे करेंगे, पहले x को उठाओ दोनों में गुणा कर दो। क्यों, पहले x को उठा के दोनों में गुणा कर दें, तो x को उठाएंगे गुणा करेंगे तो यहां आ जाएगा 480x, 480x, फिर x का यहां कर दीजिए प्लस 3x स्क्वायर, इतना हो जाएगा। क्लियर है, आगे अब -8 का गुणा करो, यही करेंगे। अब x का हो गया, -8 का बचा है, -8 का करो तो माइनस, अब 8 का गुणा यहां कर दीजिए, 8 दिरह में 0, 8 × 64 के 4 हासिल लगा 6, 8 चौक 32, 32 6 38, ये हो गया। अब इसमें कर दीजिए -8 तिरिक 24x, ये इतना हो गया। यहाँ 480x से 480x कट गया, तो इधर क्या बचा, 0 बचा ना, इधर 0 बचा, अर्थात इतने पूरे का मान किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो यहां लिख सकते हैं, अतः यहां लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस, क्या है समझ नहीं आ रहा क्या, 3840, यही है ना। मतलब इतना टोटल मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो यहां हम लगा देंगे 0, तो ये बन गया द्विघात समीकरण। ठीक, अगर आप चाहो तो 3 कॉमन भी ले सकते हो, इसमें 3 कॉमन भी है। देखो अगर मैं 3 कॉमन लूं तो अब अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर, 3 × 8 = 24 होता है, 3 × 9 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 × 8 = 24, ये आ गया 0, बराबर क्या आ जाएगा, ये 3 उधर जाएगा तो भाग हो गया, 0 हो गया, तो बचा क्या, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 128, बराबर कितना आ गया, ये आंसर। अर्थात ये भी आपका आंसर सही है, ये भी सही है। यहां तक करोगे तब भी ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे हो, समझदार हो, 10 में पहुंच गए हो, कॉमन लेना तो आना ही चाहिए। तो कॉमन लेकर के कर लो तो ये 60 कट आएगा। ठीक है ना, हल कर लीजिए। जल्दी नोट करो भाई, चलिए ठीक, मिटा दें, मिटा दे रहे। अब अगला सवाल,
ये पांचवे में केवल द्विघात समीकरण बनाना था, जो कि आप सीख चुके हैं द्विघात समीकरण बनाना। अब छठवें सवाल में क्या है कि द्विघात समीकरण दिया है, अब पूछ रहा है कि क्या यह x का मान जो है इसका हल है कि नहीं है, जांच करके बताइए दिए गए समीकरण के हल है। जैसे छठवां प्रश्न में है, ध्यान समझिए, यहाँ पर दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पर दिया है x बराबर माइनस 1। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है, ये छठवें का पहला है और ये छठवें का दूसरा है। क्या दिया है, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर 0। तो यहाँ पर क्या है, मान दिया है x बराबर माइनस 1/2 और x बराबर दिया गया है 2/3। और तीसरा सवाल है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल 0, x बराबर 1 और x बराबर माइनस 1। देखिए छठवां सवाल है, छठवां सवाल देख लीजिए आप लोग, किताब में अपना चेक कर लीजिएगा, किताब से हल कर रहे हैं आप लोग। देखो ये कह रहा है कि x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1 इसका हल है कि नहीं है, x बराबर इतना इतना इसका हल है कि नहीं, यही चीज कह रहा है चेक करने के लिए, इसको बताने के लिए कह रहा है बताइए। तो हम करेंगे क्या, हमें कुछ करना नहीं है, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। x बराबर माइनस 1 दिया है ना, x बराबर कितना दिया है, यही मान आप उठा के इसमें रख दो। हल करने पे अगर 0 आ गया, हल करने पे क्या आ जाए, 0 आ जाए, तब तो ये हल है, और अगर 0 नहीं आया तो हल नहीं। बात समझ आ गई। तो यहाँ हम क्या करेंगे, लिखेंगे x बराबर माइनस 1 रखने पर, तो रख दीजिए यहाँ पर, इसमें क्या है 3, x क्या रखेंगे माइनस 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस 2, यहाँ माइनस 1 माइनस 1 इसी पक्ष में रखेंगे, बाएं पक्ष में, ठीक है ना। तब क्या आएगा, देखो माइनस 1 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। अब प्लस 1 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 3। अब ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 एक अन्नम प्लस 2, ये हो गया माइनस 1। तो बताओ 3 2 5 और माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा, ये 5 में से गया तो 4, क्या 0 आया, इसका मान क्या दिया गया है, 0 दिया गया है ना, लेकिन 0 नहीं आया। जब 0 नहीं आया तो अतः यह हल नहीं है, लिखेंगे अतः x बराबर माइनस 1 द्विघात समीकरण का हल नहीं है, बस इतना लिखना है। बस समझ में आ गई नहीं, x का जो भी मान दिया गया है आप इस समीकरण में रखिए, अब बराबर 0 अगर दिया गया 0 आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो हल है और 0 नहीं आया तो हल नहीं। देखिए इसमें देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं, x बराबर क्या रखेंगे माइनस 1/2, यहाँ लिखेंगे x बराबर माइनस 1/2 रखने पर, तो रख दीजिए 6, यहाँ माइनस 1/2 का वर्ग माइनस x के स्थान पर माइनस 1/2, डबल बार माइनस आ रहा है ना इसलिए कोष्टक लगा दीजिए, यहाँ माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और जब इसका वर्ग करेंगे तो 1/, भाई ये वर्ग 1 पर आएगा तो 1 गुणित 1 लिखेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 2 पे लिख देंगे क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 1/2, अब माइनस यहाँ क्या है 2, इसको हल कीजिए, काटिए इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये आ गया 3/2, अब प्लस यहाँ पे 1/2 माइनस 2। अब यहाँ देखो दोनों का हर क्या है, समान है ना, जब हर समान है तो यहाँ पे एलसीएम इन दोनों का क्या हो जाएगा 2, और 3 1 4, ये माइनस 2 लगा रहेगा। जब हर बराबर रहता है क्या करते हैं, क्या तब भी एलसीएम लेते हैं क्या,
तब तो एलसीएम नहीं लेना है ना, डायरेक्ट प्रोसेस करना है जो। तो 2 एकम नम 2, 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 ऋण 2 और 2 में से 2 गया तो 0 आ गया ना। x का मान -1/2 रखने पे द्विघात समीकरण का मान 0 आया कि नहीं आया। तो अब लिख देंगे अतः x बराबर -1/2 समीकरण का हल है। कर लोगे ना। अब इसी प्रकार से इसको चेक कर लो। x बराबर 2/3 रखने पर तो रख दीजिए 6 कोष्टक में क्या है 2/3 का वर्ग माइनस x के स्थान पे क्या लिखेंगे 2/3 और -2। यहाँ पर देखिए 6 ये हो जाएगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 और माइनस 2/3 -2। देखो 3 दूनी 3 त्रिका 9, 2 चौक 8/3 और माइनस ये आ गया 2/3, यहाँ -2। अब देखो ये भी हर क्या है बराबर है, तो बराबर है तो 8 में 2 घट गया, कितना बचा 6/3 -2। काट दीजिए 3 एकम 3 दूनी 6, ये आ गया 2 -2 बराबर क्या आएगा 0। अतः x बराबर 2/3 समीकरण का हल है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। इस तरह का समीकरण जब भी आ जाए या सवाल जब भी आ जाए तो ऐसे ही हल किया जाएगा। ठीक, अगला क्या है, इसको तो आप लोग कर लेंगे अब कि बताएं, कर लेंगे ना। चलिए एक सवाल आपके लिए है, इसको कर लीजिएगा, नोट कीजिए। मिटा दें, ठीक। बड़ी गर्मी है हा? आप लोगों के लिए बढ़िया है, अच्छा खासा पंखा हवा ले रहे हो। इसमें भी यही सवाल दिया गया है कि यदि x बराबर 2, सवाल को देखिए, ये आया है 2022 में आया था सवाल। यदि 7वां नंबर है, यदि x बराबर 2 व x बराबर 3 समीकरण 3x स्क्वायर -2kx -2m बराबर 0 के मूल हों तो k व m के मान ज्ञात करो। ये कह रहा है, बहुत ही सरल सवाल है। मूल का मतलब होता है चर x का मान, x का क्या मान। अर्थात अगर भाई इस समीकरण में x का मान दिया गया है क्या 2 और 3 पहले ही दे दिया गया है, मूल है मतलब हल है। अर्थात हम क्या करेंगे, एक बार x बराबर 2 रखेंगे, देखेंगे समीकरण क्या बनता है, एक बार 3 रखेंगे, देखेंगे समीकरण क्या बनता है, और दोनों समीकरणों को हल कर देंगे तो k और m का मान आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिए यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखेंगे 2 का वर्ग -2k, यहाँ पर 2 लिखेंगे -2m बराबर 0 जैसा दिया गया। केवल हमने x के स्थान वैल्यू को पुट कर दिया, बस हो गया। ठीक है ना। आगे देखिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4k -2m बराबर 0। अब देखो
इन सबको उधर ले जाए, इसको जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4k प्लस में हो जाएगा। ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, 2m प्लस में हो जाएगा। होगा नहीं होगा। अब बराबर इधर क्या बचा रहेगा, 12। इसको हमने ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को, समस्या हो रही है क्या, कि लिखे हैं बराबर के दाहिनी तरफ, कह रहे हैं कि इसी तरफ पड़ा। भाई अगर हम इसको उधर ले जाए, जैसे देखो 2 बराबर 3 है, तो क्या हम 3 बराबर 2 नहीं लिख सकते हैं, एक ही बात तो है। तब क्या दिक्कत हो रही है, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखिए इनमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन है कि नहीं है, तो 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचा 2k प्लस m, ये 2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तब क्या आएगा 2k प्लस m बराबर 2 छंग समीकरण नंबर। ठीक, अब क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे, तरफ को x बराबर 3 रखने पर तो रख दीजिए, जैसा सवाल में है उसी तरह रख दीजिए। तीन त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 माइनस 2 तिहाई 6k माइनस 2m बराबर 0। इसी तरह यहां भी अगर हम लिखें तो 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 6k प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस, इधर क्या बचा 27, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 समीकरण 2 मिल गया आपको, कोई दिक्कत किसी को। तो अब क्या करेंगे, इसी के बगल में हम लिख लेंगे समीकरण 2 1 को भी, समीकरण 1 को लिख लो, या ना लिखो डायरेक्ट लिखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि बताए हैं आप लोगों को हल करना ना। तो समीकरण 1 से m बराबर क्या निकलेगा बताओ, m बराबर क्या निकलेगा, ये उधर जाएगा, जब ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 6 माइनस 2k, m बराबर ये उधर गया कि नहीं गया, तो 6 माइनस 2k हुआ नहीं हुआ, 2k बोल रहा हूं 2k नहीं 2k। तो अब क्या करेंगे, यही मान m का यही मान मैं समीकरण 2 में रख दूंगा, ठीक है ना। तो लिखो m बराबर 6 माइनस 2k समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए 6k यहाँ पर है और उसके बाद 2 यहाँ है, m का मान क्या है 6 माइनस 2k बराबर क्या है 27। तो हल कर लीजिए इसको, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 बराबर 27। 6k में से 4k निकल गया तो 2k, ये आया 27, ये गया उधर, उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस 12, तो 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 2k बराबर कितना आ गया 15। तो k बराबर क्या आएगा 15 बटे, ये k का मान आ गया, किसका मान आया k का मान 15 बटे 2। अब यही k का मान चाहे जिस समीकरण में रख दो, चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, तो आपको किसका मान मिल जाएगा, किसका मान m का। लिखो k बराबर 15 बटे 2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है रखो, ये यहां पर है ना, तो रख दीजिए 2k, k की जगह क्या रखूंगा 15 बटे 2 प्लस m बराबर, काट दीजिए, कट गया, क्या आया 15 प्लस m बराबर 6, m बराबर क्या हो जाएगा 6, ये उधर गया तो माइनस 15। तो अब बताओ ये घट गया तो कितना आया माइनस 9, ये m का मान आ गया। अर्थात आंसर में लिखेंगे क्या, k बराबर लिखेंगे 15 बटे 2 और m बराबर क्या लिखेंगे माइनस 9। तो बताओ समझ में आया सवाल कि नहीं, कहीं दिक्कत तो नहीं है, सरल है कठिन है,
ठीक, शाबाश, लिखो, नोट करो जल्दी से। हो गया मिटाएं? ठीक। अगला सवाल है, इसको आप लोग कर सकते हैं। कह रहा है जांच कीजिए कि समीकरण 4x² माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल 3x² माइनस 2x प्लस 4 को द्विघात समीकरण के रूप में रखा जा सकता है या नहीं। इसके पहले तो हम सवाल हल करा चुके हैं ना, कि पहले क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने को लास्ट में देखेंगे कि द्विघात बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे यही दिया गया है, देखिए इस तरह से 4x² माइनस 4x प्लस 2, 8वां सवाल है ना, इक्वल है 3x² माइनस 2x प्लस 4। कह रहा है कि इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है कि नहीं। तो करना क्या है, सबको एक तरफ कर लीजिए, खुद ही पता चल जाएगा। कर लें, देखो 4x² तो यहाँ पर है ही, ये इधर आया तो क्या हो गया माइनस 3x²। अब माइनस 4x यहाँ है ही, ये इधर आया तो प्लस 2x, यहाँ पर प्लस 2 पहले से, ये इधर आया तो माइनस 4 बराबर इधर वाले सब के सब चले गए, क्या बचा 4x², 3x² निकला, क्या बचा, और 4x 2x घट गया, कितना बचा, यहाँ भी क्या बचा बराबर। ये क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, मिल गया ना द्विघात समीकरण। तो इसका उत्तर तो आप देख करके ही दे देते, यहाँ पर इस तरह दिया गया है, पूछ रहा है कि क्या यह द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो बड़े आराम से लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ 4x² है, यहाँ 3x² है। अगर ये इधर आएगा घटेगा तब भी तो एक बचेगा, और जब स्क्वायर वाला पद अगर बचा है तो द्विघात हो ही गया। आई बात समझ में। तो इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसका आंसर क्या होगा, हाँ इसे द्विघात समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक, अगला देखें 9वां। 9वें सवाल में कहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। आइए इसको हल करते हैं। 3x² बराबर दिया है यहाँ पर 243। कह रहा है हल कीजिए। देखो समीकरण को हल कीजिए, हल करने का मतलब है आप x का मान निकालो, चर पद का मान निकालो, और जिसका भी मान हम निकालते हैं वो बराबर के किसी भी तरफ अकेला रहेगा। जिसका मान हम निकालेंगे वो बराबर के किसी भी तरफ क्या रहेगा, अकेला रहेगा, ना उसके साथ किसी संख्या का जोड़ रहेगा, न घटाना, न गुणा, न भाग। बात समझ आ गई। तब समझ लो कि उसका मान निकल कर आ गया। अगर उसके साथ में कुछ लगा हुआ है, पूंछ पकड़ के कोई लटका है, तो मान लो स्वतंत्र नहीं, तब वो स्वतंत्र नहीं है, वो उसका मान नहीं निकला है। बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ x के साथ x² के साथ में किसका गुणा है, 3 का ना। मैंने क्या कहा, ना जोड़, ना घटाना, ना गुणा, ना भाग, कुछ होना नहीं चाहिए, वो अकेला होना चाहिए। तो ठीक है, इसको उधर ले जाओ। ये 9वां सवाल करा रहे हैं ना। ठीक, 9वें का पहला सवाल है ये, ध्यान रखना। तो x², अभी 3 गया इधर तो भाग हो गया, भाग कर दीजिए, काट दीजिए इसको। 3 एकन्नम 3 अठे 3 एकन्नम, तो x² बराबर कितना आ गया 81। अब यहाँ x बराबर क्या होगा, इधर आएगा तो करड़ी, इधर यही लगेगा ना, वर्ग इधर आया तो क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। अब x बराबर इसका मान क्या होता है, 9 होता है ना।
लेकिन शुद्ध रूप में प्लस माइनस दोनों लिखा जाता है, अर्थात x का मान क्या आ गया? सबको क्लियर है 9 कैसे आ गया? जी सर। क्यों? क्योंकि 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुणित 9। और जब जोड़ा बन गया तो एक बाहर कर देंगे, जोड़ा बन गया तो क्या करेंगे? एक बाहर कर देंगे, वो भी प्लस माइनस के साथ में। इसका आंसर है, लिख लीजिए। जहां से कठिन लगे बताना, वहीं से पढ़ाना बंद कर देंगे ना। आगे सवाल देखो, दूसरा नंबर। दूसरा दिया है 2x² माइनस 8y² इज इक्वल। देखो यहाँ क्या करेंगे, 2x², मान लो हम x का मान निकाल रहे हैं। किसका मान? x का। तो y को उधर ले जाएंगे। अब बताओ यहाँ 0 है, ये क्या है? माइनस है, उधर जाएगा तो क्या होगा? प्लस। अब 0 में किसी चीज को जोड़ो तो चाहे 0 लिखो चाहे ना लिखो, मान तो वही रहेगा। तो यहाँ ये उधर गया तो बन गया 8y²। ठीक है, समझ में आ गया? अब ये 2 जाएगा उधर तो 8y² में 2 का भाग दे देंगे तो 2 चौक 8x² बराबर क्या आ गया? 4y²। अब इसको देखो कैसे लिखेंगे, x बराबर इधर से इधर आया तो क्या हो गया? वर्ग जब दूसरी तरफ जाता है तो वर्गमूल बन जाता है। अब यहाँ देखो इसको कैसे करेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2y गुणित 2y, 2 दूनी 4, अब y² इस तरह लिखेंगे। जोड़ा बन गया, बाहर जाएगा, फोड़ा बन गया, बाहर जाएगा, जोड़ा बन गया तो बाहर जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ क्या करेंगे, x बराबर, अब इसमें से कोई एक लेंगे और वो भी किसके साथ? प्लस और माइनस के साथ में। तो ये आपका आंसर हो गया करेक्ट। समझ में आ रहा है? क्यों रंजीत? तीसरा सवाल, ये भी अच्छा सवाल दिया गया है। एक कोष्टक में दिया है x -2, एक कोष्टक में दिया है x + 2 बराबर दिया है क्या? जो दिया है लिखिए। अब x -2 x + 2 अर्थात एक कोष्टक में a + b और एक कोष्टक में a - b। ये किसका सूत्र होता है? a² - b² का। पता है कि नहीं? मैं लिखाया था इस प्रश्नावली को, जब शुरुआत किया था समझाया था तो उसी समय लिखा दिया था कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनका यूज होगा। तो x² - y² बराबर क्या होगा? एक कोष्टक में x + y और एक कोष्टक में x - y। तो अगर यही रूप में दिया गया है x - 2 x + 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - 2² a² - b²। यहाँ x² - 2² मैं इसको लिख सकता हूँ बराबर। अब देखो x², इसका मतलब हुआ क्या? 2 दूनी 4। अब x² ये उधर जाएगा, देखो 77 है, ये उधर गया तो प्लस 4 बन गया। अब बताओ इसको जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 81। अब x बराबर क्या आएगा? करड़ी में 81, और इसका मान पहले भी निकलवा चुके हैं, कितना आता है? ठीक। तो इस प्रकार से ये तीनों सवाल हल हुए। 9वें नंबर में 3 सवाल था, तीनों को हम सॉल्व करा दिए। ठीक है ना? अब अगला सवाल जल्दी से हल कीजिए, उसके बाद अगला सवाल बताएं। बस 2 सवाल और है, बाकी ये प्रश्नावली समाप्त। मिटा दें? दिया है 10वां सवाल, हल कीजिए। 10वां भी इसी तरह है, हल करना है। मैं डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूं। दिया है 3t² - 48 बराबर 0। कह रहा है कि इसको हल कीजिए। हल करने का मतलब क्या है? t का मान निकालिए, चर पद का मान निकालिए। तो ठीक है, इसको देख लीजिए। हमने पहले बताया जिसका मान हम निकालते हैं
उसके साथ ना कोई संख्या जुड़ी रहेगी, ना घटी रहेगी, ना गुणा रहेगा, ना भाग। तो सबसे पहले इसको हटा देते हैं, इसको हटाओ तो इधर गया तो क्या हो जाएगा, अब टी स्क्वायर बराबर, अब इसको ले जाओ बटे में जाएगा ना, जी सर। तो काट दीजिए, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 छन 18। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। तो टी बराबर क्या हो जाएगा करड़ी में 16। आई 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणित 4, अर्थात 4 बाहर होगा प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ यहाँ आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 4। बताओ समझ में आया? जी सर। कठिन तो नहीं है? नो सर। नीलेश बहुत शांत प्रो बैठे हो, कुछ सोच रहे हो क्या? ठीक, अब इसमें 11 नंबर सवाल दिया गया है, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इज इक्वल 0 का एक हल x बराबर 2 है तो a का मान बताइए। x बराबर 2 एक हल दिया गया है, ये हल दिया गया है ना, अगर ये हल है तो इसका मान मैं रखूंगा तो बराबर क्या आएगा, बराबर क्या आएगा 0 आएगा, अगर हल है तो क्या करें सवाल लिख दे? चलो हम सवाल भी लिख दे रहे हैं। ग्यारह नंबर सवाल दिया गया, यदि समीकरण x स्क्वायर प्लस 3ax, x स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a इक्वल 0 का एक हल x बराबर 2 है, x बराबर 2 है तो a का मान, तो a का मान ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो। ठीक है ना, हल दिया गया है कि एक हल है। अच्छा हल कितने होंगे, अगर 2 घात का समीकरण है तो कितने हल होंगे, x के 2 मान निकलेंगे। 3 घात का समीकरण है तो द्विघात तो है नहीं, लेकिन x का कितना मान निकलेगा 3। 4 घात का है तो 4। तो इसमें 2 हल होने चाहिए, लेकिन इसमें एक हल दिया गया है और पूछ रहा है कि a का मान बताइए। तो यहाँ हम लिखेंगे, साल में लिखेंगे कि x बराबर 2 रखने पर, x बराबर तो रख दीजिए, जहां x है वहां 2 रख दीजिए, 2 का स्क्वायर a यहाँ पे 2 माइनस 2 बराबर 2 दूनी 3 दूनी 6a माइनस 2a बराबर। अब बताइए 6a में 2a निकल गया तो कितना बचा बराबर जी 4a बराबर, ये 4 उधर गया तो माइनस 4, इधर प्लस है उधर जाएगा तो अब a बराबर क्या होगा माइनस 4/4, 4 एकन्नम, a का मान कितना आ गया, यही आंसर है। कहीं से कठिन लग रहा है अनुज? जब ध्यान से समझोगे तभी। लास्ट सवाल, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल 12 नंबर। तो आइए इसको समझते हैं। दिया गया है 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर बराबर दिया है यहाँ पर। इसको हल करने के लिए बोल रहा है, कह रहा है कि x का मान बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल, एकदम नंबर 1 का सवाल है। ऐसे सवाल अगर आ जाए तो उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। देखो यहाँ 2 का क्या है, गुणा है ना, 2 को उधर ले जाओ क्या हो जाएगा भाग। तो बचा क्या x माइनस 7 का होल स्क्वायर बचा, ये हो गया भाग। 2 चौक 8, 2 9, x माइनस 7 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 49। कोई दिक्कत? देखो अब यही पे जो लोग दिमाग ना लगाएं, जैसे अनुज अब दिमाग लगा रहे हैं कि अब डीजे बज रहा है हमको निशान में जाना है, अब आधा दिमाग तो उनका निशान पर है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आधा उधर है, इधर
क्या कहते हैं 1/4 भाग लगा दो तब भी क्लियर हो जाएगा। तो देखो कुछ लोग क्या करते हैं a माइनस बी को होल स्क्वायर से खोल देंगे इसको, तब हल करेंगे, थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन आप ऐसा करो, x माइनस 7 बराबर क्या होगा, इधर वर्ग है उधर जाएगा क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे x माइनस 7, इसको जब हल करेंगे तो प्लस माइनस 7, दो मान आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस 7। अब यहाँ हम क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे एक बार ऋण चिन्ह लेंगे, हल कर देंगे मान आ जाएगा। कर ले, देखो यहाँ लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो ले लीजिए x माइनस 7, इधर क्या लेंगे धन चिन्ह मतलब 7, यहाँ धन लगा हुआ है, यहाँ क्या लगा हुआ है धन। अब x बराबर क्या हो जाएगा बताओ, ये 7 उधर जाएगा तो 7 धन 7, x बराबर कितना आ गया, एक उत्तर तो ये है, एक उत्तर ये है। अब लिखेंगे क्या, ऋण चिन्ह लेने पर, जब ऋण लेंगे देखो इधर वाला तो जो कहते हो लिखेंगे x माइनस 7, अब इधर लेंगे माइनस 7, क्या लेंगे माइनस 7। तो अब बताओ x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 7, ये उधर गया तो प्लस 7, ये क्या हुआ कट गया ना, तो क्या आ गया, अर्थात आंसर निकल करके आया 2, x बराबर क्या 0 और क्या आया 14। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्लियर हो गया। कुछ लोग यहाँ प्लस माइनस नहीं लेते हैं और ना लेकर के सीधे कहेंगे इसका मान आया क्या आया 7, आइए चला गया उधर तो 7 7 7 7 14, एक ही बार बुला देते हैं। लेकिन आप लोग जो पढ़ो ना डीपली पढ़ो, एकदम एकदम विधिवत ढंग से पढ़ो, कोई भी दिक्कत कोई भी दुविधा नहीं होनी चाहिए। अर्थात मुख्य रूप से अगर लेना चाहे तो यहाँ हम प्लस माइनस लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह एक बार माइनस, तो हमको 2 मान मिलेगा, ठीक है ना। x बराबर अगर हम यहाँ 0 रख देंगे, x बराबर 0 रख देंगे तो भी ये सिद्ध हो जाएगा, x बराबर 14 रखेंगे तो भी ये सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्रश्नावली समाप्त हुई। अब अगर आप लोगों को कहीं ना समझ में आया हो, दिक्कत हो, तो इसको इस वीडियो को फिर से आप लोग देख लीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये क्लास वीडियो पर अपलोड हो ही जाएगी यूट्यूब पर, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। फिर से दोबारा लेकिन कंप्लीट कर ही लेना है, बाद में ये ना हो कि हाँ सर हमको ये सवाल नहीं आ रहा है, ये सवाल नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं एक एक सवाल आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो फिर अगले दिन मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ। धन्यवाद।